हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। आपको सुनकर के ये लगेगा कि कंप्यूटर के बारे में हम यहाँ पे कंप्यूटर की क्लास थोड़ी ना है जो कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक शिक्षक हमेशा तकनीकी यंत्रों का प्रयोग करते हुए आधुनिक युग के अनुसार चलते हुए अपने शिक्षण को जब आगे बढ़ाता है या अपने स्टूडेंट के सामने किसी भी टॉपिक को, किसी भी प्रकरण को प्रस्तुत करता है तो वो एक अच्छा प्रस्तुतिकरण माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर, तो हमने इस कंप्यूटर को पढ़ना है शिक्षण साधन के रूप में या फिर अधिगम साधन के रूप में। ठीक है, तो शिक्षण साधन के रूप में या अधिगम साधन के रूप में हम कंप्यूटर का किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं या फिर इसके क्या क्या प्रयोग हैं, उसके क्या क्या फायदे हैं, उसके क्या क्या दोष हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी कि आपको पता है आधुनिक युग विज्ञान का युग है या 20वीं शताब्दी की बात कहें तो 20वीं शताब्दी कंप्यूटर की शताब्दी कही जाती है। सभी काम कंप्यूटर से किए जाते हैं। अब आपकी ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, आपको भी पता है ये कैसे पॉसिबल हो पाई। टेक्नोलॉजी के कारण, तकनीकी यंत्रों के कारण ही ये ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो पॉसिबल हो पाई। या फिर ये जो कोविड-19 का ये जो दौर आया 2020 में, जहाँ पे आपका स्कूल कॉलेज आना बंद हो गया, तो आपने जो सारा का सारा सिलेबस किया घर पे बैठे हुए इन वीडियोस के माध्यम से या इन साधनों के माध्यम से, वो कैसे पॉसिबल हुआ? ये इसी विज्ञान या हम कहें तो ये कंप्यूटर के माध्यम से ही हो सका। हमारे हाथ में जो 24 घंटे ये मोबाइल रहता है, तो वो मोबाइल भी क्या है, एक छोटा कंप्यूटर ही तो है हमारे हाथ में। तो स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर बहुत ही काम की चीज है। कंप्यूटर बच्चों को उन्नत बनाता है या हम ये कह सकते हैं उनमें वो सारी की सारी स्किल्स डेवलप करता है जो आज के समाज की या आज के युग की डिमांड है कि बच्चों में वो सारे गुण होने चाहिए, बच्चों को इतना निपुण और कुशल होना चाहिए। तो इसके लिए ये कंप्यूटर जो बटन दबाते ही हमारे सामने किसी भी टॉपिक से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध करा देता है। इवन यहाँ तक कि जब स्टूडेंट के पास टीचर अवेलेबल नहीं होता तब भी बच्चा गूगल पे सर्च करता है, यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करता है और उसके लिए बहुत सारे जो है वो वीडियोस आ जाती हैं या बहुत सारे जो है उसके क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आंसर होता है उसको डिस्प्ले हो जाता है उसके हाथ में ही। तो एक शिक्षक की जगह ले चुका है ये कंप्यूटर। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि विभिन्न सब्जेक्ट्स को पढ़ाने में किस तरह से कंप्यूटर की सहायता ली जाती है या ली जा रही है, इसके क्या क्या गुण हैं, फायदे हैं और क्या क्या इसके नुकसान हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट, चलिए हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम कॉन्सेप्ट आपको आज का समझ आ गया है। तो सबसे पहले तो कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो एक प्रकार का शिक्षण आपने सुना होगा, वो है कंप्यूटर सह शिक्षण या अधिगम उसको कहते हैं, कंप्यूटर सह अधिगम। अब ये कंप्यूटर सह अधिगम यानी कंप्यूटर की सह मतलब साथ अधिगम, कंप्यूटर से अधिगम करना। ठीक है, कंप्यूटर सह अधिगम, कंप्यूटर से अधिगम करना यानी कि कंप्यूटर से सीखना। अब ये कंप्यूटर से सीखने का मतलब क्या है? यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक है कंप्यूटर, इसमें कंप्यूटर से ही तो सीखेगा बच्चा, तभी तो इसको ये नाम दिया गया है। अब ये कंप्यूटर से अधिगम का जो विकास हुआ तो उसके दो कारण थे। दो कारण कौन कौन से थे, हम पहले इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहली बात थी कि जो शिक्षा शास्त्री थे हमारे, वो ये चाहते थे, शिक्षा शास्त्री हमारे क्या चाहते थे, शिक्षा शास्त्री ये चाहते थे कि बच्चों को पढ़ाया जाए किसके माध्यम से, किसी ये कह सकते हो मशीन के माध्यम से या ये कहते हैं तकनीकी यंत्रों के माध्यम से। शिक्षा शास्त्रियों द्वारा तकनीकी माध्यम से या शिक्षा शास्त्रियों द्वारा
माध्यम से शिक्षण अधिगम करवाने की स्वाभाविक इच्छा। इसके चलते हुए ये कंप्यूटर सह अधिगम का उद्भव और विकास हुआ। तो पहला रीजन क्या था? शिक्षण शास्त्रियों द्वारा तकनीकी यंत्रों के माध्यम से शिक्षण अधिगम करवाने की स्वाभाविक इच्छा, वो चाहते थे कि ऐसा हो। ठीक है, अब दूसरा रीजन क्या था? दूसरा रीजन था अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांतों एवं विधियों को कंप्यूटर के माध्यम से प्रशासित करना। तो कंप्यूटर सह अधिगम का जो विकास हुआ, उद्भव हुआ, शुरुआत हुई या फिर उसको आगे बढ़ाया गया, तो उसके दो कारण थे। ये दो कारण आपके सामने हैं। पहला, हमारे शिक्षा शास्त्री क्या चाहते थे कि शिक्षण अधिगम कराया जाए, यानी टीचिंग लर्निंग हो, तो वो किसके माध्यम से हो? तकनीकी यंत्रों के माध्यम से हो। तो उनकी ये इच्छा थी कि ऐसा किया जाना चाहिए, क्योंकि आधुनिक युग जो 20वीं शताब्दी है वो कंप्यूटर की शताब्दी है, या हम कहें विज्ञान का युग है, आधुनिक युग। तो ये चाहते थे हमारे शिक्षा शास्त्री कि बच्चों को जो भी नॉलेज दी जाए वो टेक्निकल हो। ठीक है, टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए, ये इनकी इच्छा थी। इसके चलते हुए कंप्यूटर सह अधिगम का विकास हुआ। इसके साथ ही जो दूसरा कारण था या दूसरी वजह थी वो ये थी कि अभिक्रमित अनुदेशन, जिसके बारे में हम जान चुके हैं। अभिक्रमित अनुदेशन विधि में आपको पढ़ा चुकी हूँ, आपको याद आ गया होगा। छोटे छोटे लघु पदों के सिद्धांत, इसका एक सिद्धांत है ना, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत और तुरंत प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, सारा पढ़ा चुकी हूँ पूरी। अगर वो आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियो भी देख लो। अभिक्रमित अनुदेशन विधि एक इम्पोर्टेंट विधि है जिससे संबंधित मैंने बताया था आपको कि हमेशा एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है, तो वो विधि भी आप जो है वो देख लीजिए। और इसके अलावा मैंने आपको वहाँ बताया था अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो दो प्रकार का होता है, रेखीय और शाखीय। रेखीय अभिक्रम बनते हैं इसमें और शाखीय अभिक्रम बनते हैं, दोनों के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपसे बात कर रही हूँ कि जो ये अभिक्रमित अनुदेशन है जिसमें छोटे छोटे फ्रेम्स बनाए जाते हैं, छोटे छोटे पद बनाए जाते हैं, तो उन फ्रेम्स को बनाने में और इसके साथ ही उनको जो पहले व्यवस्थित करना है, पूरा के पूरे मैटर को व्यवस्थित करना है, फिर फ्रेम्स को बनाना है। तो मैंने आपको जब वो विधि बताई थी, विधि पढ़ाई थी आपको, तभी बताया था आपको कि ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। उसकी सीमा, उसके दोष में मैंने बताया था कि फ्रेम बनाना कोई आसान काम नहीं होता। इसके लिए एक शिक्षक को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, या हम ये कहें कि प्रत्येक शिक्षक इसका प्रयोग नहीं कर सकता इस मेथड का, क्योंकि फ्रेम्स बनाने के लिए कुशल और एक्सपीरियंस्ड या प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे वही बात है कि अभिक्रमित अनुदेशन जिसके लिए फ्रेम्स बनाने होते हैं, चाहे वो रेखीय है चाहे वो शाखीय है, जिनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे दूसरा रीजन था इस कंप्यूटर सह अधिगम के उद्भव का या इसके विकास का, कि इसको फ्रेम्स ना बना करके उसको क्या किया जाए, कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों के सामने पेश किया जाए, प्रस्तुत किया जाए या उनको प्रशासित किया जाए। किसके माध्यम से? कंप्यूटर के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि फ्रेम्स बनाना मुश्किल काम है, इसके लिए ये क्या किया जाए, कंप्यूटर के माध्यम से उसको प्रशासित किया जाए, कंप्यूटर के माध्यम से इस अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रयोग किया जाए। ठीक है, ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके विकास होने के, कंप्यूटर सह अधिगम, कंप्यूटर की सहायता से अधिगम या कंप्यूटर के साथ अधिगम, ठीक है, कंप्यूटर से अधिगम, कंप्यूटर के द्वारा अधिगम, कुछ भी कह लो। ठीक है, तो ये इसके जो विकास हुआ, इसकी जो शुरुआत हुई, उसके ये दो कारण
थे जिनके कारण की इसकी शुरुआत हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने ये जान लिया कि इसका उद्भव और इसका विकास क्यों हुआ। क्यों का तो आपको यहाँ पे जवाब मिल ही गया है। अब हम ये देखेंगे कि सबसे पहला प्रयास कहाँ किया गया या कैसे किया गया, इसे जानते हैं। शिक्षा जगत में कंप्यूटर सह अधिगम का जो सर्वप्रथम प्रयास किया गया वो किया गया 1961 में इलिनॉय विश्वविद्यालय के द्वारा। इलिनॉय जो यूनिवर्सिटी है वहां पे शिक्षा जगत में सबसे पहले कंप्यूटर सह अधिगम करवाने का प्रयास किया गया। वहां के जो शिक्षा शास्त्री थे, इलिनॉय विश्वविद्यालय के जो शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने प्रयास किया इसके माध्यम से यानी कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों को अधिगम कराने का। ठीक है, सबसे पहला प्रयास कहाँ किया गया, तो सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया वो किया गया 1961 में। ठीक है, इलिनॉय विश्वविद्यालय द्वारा ये प्रयास किया गया। उसके बाद जब ये पहला प्रयास किया गया 1961 में इलिनॉय विश्वविद्यालय के द्वारा, तो वहाँ के जो शिक्षा शास्त्री थे, जो विद्वान थे, जो टीचर्स थे, उन्होंने यहाँ पे कंप्यूटर के माध्यम से जो ये शिक्षण कराना या उनको अधिगम कराना शुरू किया स्टूडेंट्स को। तो इस विकास क्रम में ही इसकी बहुत सारे लोगों ने आलोचना की। ठीक है, आलोचना करना मतलब कमियां निकालना कि ये सही तरीका नहीं है कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों को सिखाना। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने आलोचना के स्थान पर प्रशंसा भी की। तो आलोचना और प्रशंसा का दौर शुरू हो गया। कहाँ से, 1961 से इलिनॉय विश्वविद्यालय के द्वारा जब सबसे पहला प्रयास किया गया कंप्यूटर से अधिगम करवाने का बच्चों को, तो इसकी प्रशंसा भी हुई और आलोचना भी हुई। यानी प्रशंसा और आलोचना का जो प्रारंभ था, वो दौर जो था वो शुरू हो गया। उसके बाद जो दूसरा प्रयास किया गया वो किया गया 1966 में। ठीक है, 1966 में किसके द्वारा किया गया, पैट्रिक स्पेस के द्वारा। ठीक है, 1966 में पैट्रिक स्पेस के द्वारा इसका प्रयास किया गया। ठीक है, वो कहां से थे ये पैट्रिक स्पेस, तो ये दूसरा मोड आया था स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। ठीक है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा। तो वहां पे ये पैट्रिक स्पेस थे। ठीक है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के पैट्रिक स्पेस ने 1966 में दूसरा प्रयास किया। ठीक है, 5 साल के बाद दूसरा प्रयास किया 1966 में पैट्रिक स्पेस ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो प्राथमिक विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए, किस विद्यालय के लिए, प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए इससे संबंधित अभिक्रम तैयार किया। किस विद्यालय के लिए, प्राथमिक विद्यालय के लिए। ठीक है, कौन सी क्लास के बच्चों के लिए, जो प्राथमिक विद्यालय जाते हैं। प्राथमिक विद्यालय में यानी प्राथमिक कक्षाएं कौन कौन सी होती हैं, 1 से 5, कक्षा 1 से 5 तक की जो कक्षाएं होती हैं उसको हम प्राथमिक कक्षाएं बोलते हैं। यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए इन्होंने अभिक्रम तैयार किया पैट्रिक स्पेस ने 1961 में, जो कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में थे। अब इन्होंने किस सब्जेक्ट के लिए इसको तैयार किया, तो ये भी देख लेते हैं हम। इन्होंने किया गणित एवं वाचन से संबंधित, वाचन से संबंधित अभिक्रम तैयार किया था कंप्यूटर की सहायता से। ठीक है, सब्जेक्ट्स कौन से थे, गणित एवं वाचन से संबंधित इन्होंने अभिक्रम तैयार किया था, बच्चों को सिखाने का प्रयास किया था कंप्यूटर की माध्यम से, सहायता से। किसे, गणित एवं वाचन। अब वाचन क्या होता है, रीडिंग, आपको पता ही है।
हिंदी की क्लास में आपको पता ही है किस तरह से किसी भाषा को हम सीखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो वाचन क्या होता है? वाचन दो प्रकार का होता है, सस्वर वाचन और मौन वाचन। यानी किसी चीज को रीड करना, जब हम बोल बोल के किसी चीज को रीड करते हैं तो हम उसको कहते हैं सस्वर वाचन, और जब हम चुप रह करके केवल नेत्रों और मस्तिष्क के द्वारा किसी भी टॉपिक को या किसी भी वाचन सामग्री को पढ़ते हैं, पठित वो जो होती है हमारी छपी हुई या मुद्रित सामग्री को पढ़ते हैं, तो उसे हम कहते हैं मौन वाचन। ठीक है, तो गणित एवं वाचन से संबंधित अभिक्रम तैयार किया था 1966 में पैट्रिक स्पेस ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ये दूसरा दौर था और इन्होंने ये जो तैयार किया वो किस एज के बच्चों के लिए या कौन सी कक्षा के लिए किया? प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया था। ठीक है, ये दूसरा काम था। पहले सबसे पहला प्रयास 1961 में इलिनॉय विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका शुरुआती दौर समझ लिया हमने ये देख लिया कि कंप्यूटर सह अधिगम का उद्भव और विकास क्यों हुआ। दो कारण मैंने आपको बता दिए थे अभी इससे पहले, और इसके बाद ये बता दिया कि शिक्षा जगत में सबसे पहला प्रयास, दूसरा प्रयास या फिर ये शिक्षा जगत में कंप्यूटर से अधिगम कैसे आया, इसके बारे में भी हमने जान लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि शिक्षा जगत में इस कंप्यूटर से अधिगम या कंप्यूटर का प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है। तो दो रूपों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। पहला जो रूप है वो है शिक्षक के प्रतिस्थापक के रूप में, शिक्षक के प्रतिस्थापक के रूप में, और दूसरा तरीका है अनुकरणीय प्रयोगशाला के रूप में। ठीक है, दो तरीके मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम इनके बारे में जानते हैं कि किस तरह से इन दोनों तरीकों से कंप्यूटर सह अधिगम अर्थात कंप्यूटर से अधिगम, कंप्यूटर के द्वारा अधिगम कराया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैंने बताया वो लिखा भी है यहाँ पे, शिक्षक के प्रतिस्थापक के रूप में, अर्थात हमने कंप्यूटर को किसकी जगह रखना है? शिक्षक की जगह रखना है। तो यहाँ पे इस पहले तरीके में या पहले टाइप में, पहले प्रकार में क्या होगा? शिक्षक की जगह ले लेगा ये कंप्यूटर। ठीक है, शिक्षक की जगह किसने ले ली? कंप्यूटर ने ले ली। मान लीजिए आपने अभिक्रमित अनुदेशन जो है उसके अभिक्रम तैयार किए, उसके फ्रेम्स तैयार किए किसमें? कंप्यूटर में। और उसके बाद आपने वो जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर ही कहलाएगा ना, इंस्ट्रक्शंस जो फ्रेम तैयार हो जाएंगे, आपको पता ही है एक हार्डवेयर होती है, सॉफ्टवेयर होते हैं। तो वो जो अभिक्रमित अनुदेशन से संबंधित जो सॉफ्टवेयर है वो आपने बच्चे को दे दिया। अब चाहे वो रेखीय अभिक्रम है, चाहे वो शाखीय अभिक्रम है, बच्चे ने क्या करना है? अपने अनुसार उन फ्रेम्स को सॉल्व करना है कंप्यूटर में। तो शिक्षक की जगह ले ली ना उसने, कंप्यूटर ने। वहां पे शिक्षक नहीं है, वहां पे बच्चों को जो सिखाने का काम है, अधिगम का काम है या शिक्षण का काम है, वो किया जा रहा है किसके द्वारा? वो कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है, शिक्षक नहीं है, कंप्यूटर है। उस कंप्यूटर के अंदर उन्हें रेखीय या शाखीय अभिक्रम मिले हैं जिनकी सहायता से उन्होंने अधिगम करना है अर्थात सीखना है। तो सीखना किससे हो रहा है? कंप्यूटर की सहायता से, कंप्यूटर द्वारा, कंप्यूटर से सीखा जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो कंप्यूटर है ये एक मशीन है, हम सभी जानते हैं। तो वो कैसी मशीन हुई? वो हो गई यहाँ पे इस पहले वाले तरीके को अपनाने पर शिक्षण के रूप में उसका प्रयोग किया जा रहा है, यानी शिक्षण कराने में शिक्षक की जगह उसने ले ली है, तो वो शिक्षण मशीन बन गई है। तो कंप्यूटर क्या हो गया? यहाँ पे शिक्षण मशीन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण कराया जा रहा है पहले वाले तरीके में।
ठीक है, अब देखो कंप्यूटर से अधिगम, अधिगम तो हो ही रहा है, शिक्षण का काम भी किसके द्वारा किया जा रहा है, कंप्यूटर के माध्यम से किया जा रहा है। तो यहाँ पे कंप्यूटर सह अधिगम के साथ साथ अगर पहले तरीके को अपनाते हैं तो कंप्यूटर सह शिक्षण भी हो जाएगा, कंप्यूटर से शिक्षण कराया जा रहा है। ठीक है, तो शिक्षक के प्रतिस्थापक के रूप में शिक्षक की जगह ले लेता है। या तो पहला प्रकार ये है कि इसमें अभिक्रमित अनुदेशन के अभिक्रम बना करके, चाहे वो रेखीय हैं चाहे वो शाखीय हैं, बच्चा अपने अनुसार कंप्यूटर पर उनको सॉल्व करता है, उन फ्रेंड्स के आंसर देता है। यानी पूरा का पूरा जो काम किया जा रहा है वो कंप्यूटर पर किया जा रहा है पहले तरीके में, जहाँ पे शिक्षक का कोई रोल नहीं है, शिक्षक की कोई भूमिका नहीं है। इसके बाद देखिए दूसरा, अनुकरणीय प्रयोगशाला के रूप में। अनुकरणीय प्रयोगशाला के रूप में किस तरह से कंप्यूटर सह अधिगम होता है, कंप्यूटर से अधिगम कराया जाता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको ये बताया कि पहले वाले तरीके में क्या होगा कि शिक्षण भी कराया जा रहा है कंप्यूटर के माध्यम से, लेकिन यहाँ पे जो दूसरे वाला तरीका होगा ना, उसमें केवल कंप्यूटर की सहायता से अधिगम होगा। शिक्षण का कार्य किसके द्वारा कराया जाएगा, शिक्षक के द्वारा। यहाँ पे पहले तरीके में तो शिक्षक है ही नहीं, उसका कोई रोल नहीं है, उसकी कोई भूमिका नहीं है, कंप्यूटर ही सब कुछ करेगा। ठीक है, तो शिक्षण और अधिगम दोनों ही काम किसके द्वारा होंगे, कंप्यूटर के द्वारा होंगे। लेकिन दूसरे तरीके में यहाँ पे केवल लैब के रूप में उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो दूसरे तरीके में क्या होगा कि जो कोई भी टॉपिक है, जो कोई भी प्रकरण है, उसको पहले शिक्षक चाहे किताब से या बहुत सारी जो बाकी विधियां वो अपने शिक्षण में प्रयोग में लेता है। हम बहुत सारी विधियों के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट में अलग अलग मेथड्स अप्लाई होते हैं। तो वो किसी भी टॉपिक को किसी और मेथड से या फिर किताब से पढ़ा देगा, सारी नॉलेज उसको दे देगा और उसके बाद उसको कहाँ लेके जाएगा, कंप्यूटर लैब में लेकर के जाएगा और फिर उसके माध्यम से बच्चे को सिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो केवल सहायता ली जा रही है लैब की किसी टॉपिक को समझने के लिए, लेकिन पहले वाले में कंप्यूटर स्थान ले चुका है। प्रतिस्थापक क्या होता है, यानी एक चीज को हटा करके दूसरे को वहां पर रख देना। ठीक है, एक चीज का स्थानापन्न होता है ना, जैसे कि दूसरी चीज उसकी जगह ले लेती है, तो वही शिक्षक की जगह ले लेगा ये कंप्यूटर। स्थानापन्न है इसका कंप्यूटर का, जो ये शिक्षक है। तो शिक्षक को तो वहां से हटा करके कंप्यूटर को रख देंगे। अब कंप्यूटर ही शिक्षक है, सिखाने वाला है। ठीक है, और बच्चे सीखेंगे कंप्यूटर से। तो यहाँ पे दूसरे में क्या होगा, अनुकरणीय प्रयोगशाला, यानी टॉपिक को पहले अध्यापक के द्वारा पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा और उसके बाद आप ये कह सकते हो और अच्छे से समझाने के लिए या फिर कुछ ऐसा बच्चों को अलग से बताने के लिए उसे लैब में, कंप्यूटर लैब में ले जा करके कंप्यूटर के माध्यम से सिखाया या बताया जाएगा। तो यहाँ तो शिक्षण और अधिगम दोनों काम होंगे कंप्यूटर के द्वारा, लेकिन यहाँ पे शिक्षण तो शिक्षक के द्वारा और अधिगम कंप्यूटर के द्वारा। तो यहाँ पे शिक्षण अधिगम मशीन के रूप में कंप्यूटर होगा और यहाँ पे अधिगम मशीन के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से दो तरीकों से हम कंप्यूटर के द्वारा बच्चे को पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज कंप्यूटर सह अधिगम का उद्भव विकास बता दिया है। उद्भव विकास में मैंने इसका उद्भव क्यों हुआ, दो कारण बता दिए। इसका विकास, इसका उद्भव कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई, वो भी बता दी। और अब मैंने आपको ये भी बता दिया है कि किस तरह से हम कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसी के बारे में कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत ही आज के टाइम का ये जो कंप्यूटर है एक बहुत ही अच्छी शिक्षण मशीन के रूप में प्रयोग में ली जाती है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न भी आना परीक्षा में बनता है। आप सभी अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि इससे संबंधित कैसे नहीं पूछा जाएगा। टेक्नोलॉजी का युग है, कंप्यूटर का युग है, आधुनिक युग। तो आधुनिक युग से संबंधित ही है। प्रोजेक्टर से बच्चे को पढ़ाया जाता है तो भी वहाँ पे कंप्यूटर ही काम करता है। मोबाइल से ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो आप सभी, लैपटॉप से पढ़ते हो या कुछ भी है तो कंप्यूटर ही है। और क्या है, मोबाइल हाथ में एक छोटा कंप्यूटर है आपके। तो आप सभी ये बात जानते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए शिक्षण साधन या अधिगम साधन कह लो इसको। तो इसके बारे में आपको अच्छे से जानना है
और अभी इससे रिलेटेड जो बाकी मैटर रह गया है वो मैं आपको अगली कक्षा में पढ़ाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।